हेलो प्यारे बच्चों। आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुपर जेस फाउंडेशन में। और दोस्तों मेरा नाम मनोज और आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर जो कि 12th क्लास का है। विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। बच्चों मैंने एक बात तो देखी अपने कोचिंग में कि बहुत सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए और बड़ी प्रॉब्लम होती है उन्हें आर्ट्स के अंदर। कुछ बच्चों को पढ़ना ढंग से नहीं आ पा रहा या फिर सोच रहे हैं कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े और आगे उनका फ्यूचर क्या होगा। दोस्तों देखो मेरे साथ बने रहिए क्योंकि मैं भी इसी आर्ट्स फैकल्टी का हूँ। मैंने भी आर्ट्स ली थी 11th क्लास में और फिर मैंने 12th करी, फिर मैंने कॉलेज करा और इन्हीं सब्जेक्ट से दोस्तों मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम भी दिया है। और मैंने तो इससे ऐसा नहीं कि आर्ट्स कमज़ोर होती है, काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट्स होते हैं आपके। और जो आप पढ़ रहे हो ये ज्योग्राफी, दोस्तों सच मानिए बहुत ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट्स है क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा। यूपीएससी एग्ज़ाम आ गए दोगे आप जाके, उसमें हेल्प करेगा। साथ में आप एसएससी एग्ज़ाम दोगे उसमें हेल्प करेगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर बच्चों ने ढंग से मन नहीं बनाया पढ़ने का और खासकर 11th क्लास में थोड़ा मन टूट गया है, क्या करेंगे, ढंग से पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो मैं कहूँगा कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और ये मेरा वादा रहेगा कि आपको मैं अच्छे से पढ़ाऊँ और आपको उस लायक बना दूँ कि आगे जाके आप एसएससी यूपीएससी एग्ज़ाम तक पहुँच पाओ। पहुँचना इन द सेंस मतलब ये हो जाएगा, अगर आप ढंग से पढ़ाई कर लोगे तो आप कहीं साइंस वालों से और आर्ट्स वालों से तो कभी ये नहीं कहोगे कि भाई हम कमज़ोर हैं, क्योंकि पढ़ाई लेवल सबका इक्वल होता है, बस दिशा सबकी अलग अलग होती है। कोई आर्ट्स लेके कुछ बनने की कोशिश करता है ना, कोई साइंस लेके कुछ बनने की कोशिश करता है, कोई कॉमर्स लेके। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, कोई भी साइड ऐसा नहीं है कि बहुत आसान होती है। बस लगन से पढ़ोगे, मेहनत से पढ़ोगे तो शायद आप आगे जाके कुछ कर पाओ, कुछ बन पाओ। लेकिन ध्यान रखना, सपने देखना मत छोड़ना, सपने देखते रहना। आपने आर्ट्स ली है, कमजोर नहीं है, काफ़ी अच्छी साइड है ये वाली। तो आगे पढ़ते हैं दोस्तों हम। देखो जो हम पढ़ रहे हैं जनसंख्या वितरण, ठीक है ना, इसको मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे कि आप एग्जाम में भी लिख के अच्छे से आ सकते हो। जैसे बताऊंगा आपको वैसी मेहनत करनी है, वैसी अपनी कॉपी में उतार के रखना है, ठीक है ना। जितने पॉइंट दूंगा लिखने के लिए वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम पढ़ते हैं। देखो भाई आए को नहीं ये, हाँ ये रहा। देखो भाई पहला परिचय देखते हैं। परिचय क्या है कि किसी भी देश के जो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं वहाँ के लोग होते हैं, जैसे कि आप और हम। भाई मैं भी आपके संसाधन हो गए ना, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप भी मेरे लिए संसाधन हो। सर मेरे लिए तो कुछ संसाधन नहीं हो, बस मैं तो मेरे लिए बच्चे हो तुम। संसाधन जैसे कि जब आप किसी काम में आते हो ना तो कहीं ना कहीं संसाधन कहलाते हो। जैसे मैं आपके काम में आ रहा हूँ ना तो मैं क्या हूँ आपके लिए संसाधन हूँ। ऐसी जनसंख्या कहीं ना कहीं किसी काम में आती है ना। कोई किसी बाबा काम करते हैं, कोई सरकारी नौकरी में लगा पड़ा है, बड़े बड़े फ्लैट बन रहे हैं, है ना, समझो ना, बिल्डिंग बना रहे हो आप। तो क्या है कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से जुड़े पड़े हैं, एक दूसरे क्या है जुड़े हुए हैं और एक दूसरे काम में आते रहते हैं। तो वही क्या है दोस्तों, संसाधन हम बन जाते हैं, एक दूसरे की क्या कर जरूरतों को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा है, किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होते हैं वो लोग होते हैं और वहाँ के संसाधन कहलाते हैं, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं जो हमारे संसाधन, जैसे हमारे लोग जो क्या है फैले हुए हैं जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप में। जैसे एग्जाम्पल, जनसंख्या क्या है, जन की संख्या यानी जनसंख्या। वितरण माने क्या होता है, फैलना। दोस्तों मैं आपको एकदम अच्छे समझाऊंगा, बस आपको वर्ड वर्ड देखना है और समझना है कि क्या हम पढ़ रहे हैं और क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन दोस्तों यहीं से बन के आएगा, इसी हेडिंग से बन के आने वाला है, ठीक है ना। तो जनसंख्या वितरण यानी जन यानी लोग कहाँ कहाँ फैले हुए हैं और क्यों फैले हुए हैं, ठीक है ना। हम देखते हैं कि जो जो जनसंख्या वितरण है ना, उसका मतलब क्या होता है, पृथ्वी पर लोग किस प्रकार फैले हुए हैं, यानी क्या कहीं पे कम रहते हैं, कहीं पे ज्यादा रहते हैं। हम क्या देखते हैं कि लोग जो जनसंख्या है ना अपनी दोस्तों वो असमान है। जैसे कि आपके पास जहाँ आप ज्यादा जहाँ पर रहते हो, पता नहीं आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो जहाँ पे आप रहते हो कहीं पर वहाँ ज्यादा आबादी होगी गली के आसपास रहने वालों की, क्या पता आप गाँव में रहते हो तो कम आबादी होगी, ठीक है ना। तो हम ये तो नहीं कह सकते ना जहाँ हम रहते हैं तो इक्वल लोग रहते हैं वहीं पर ही, और उन जितनी संख्या में वहाँ रहते हैं उतनी संख्या में कहीं और रहते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो लोग हैं वो क्या है, जनसंख्या क्या है, असमान रूप से वितरण है। असमान रूप से क्या है, वितरण है, अनइक्वल है, कहीं कहीं तो कहीं ज्यादा कहीं पर कम है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हम आगे देखते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारा पृथ्वी है, जो हमारी क्या है पृथ्वी है, आप यकीन नहीं करोगे कि पृथ्वी के 10% भाग पर, कितने 10% भाग पर
90% जनसंख्या निवास करती है। समझ गए ना कि हमारी पृथ्वी के 10% भाग पर 90% जनसंख्या निवास करती है। ठीक ऐसा ही है जैसे कि आपका मकान 100 गज का है, 50 गज का जितना भी है, और आप सारे जितने भी लोग रहते हैं उसमें मकान में एक कमरे में आ जाओ, बाकी सब फ्री कर दो, तो आप देखोगे कि आप सारे एक ही कमरे में सिमट गए, बाकी पूरा मकान खाली पड़ा हुआ है, तो एक कोने में हो गए ना। तो ऐसे मान के चलो कि हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है कि हम क्या है, बस 90% लोग रहते हैं ओनली पृथ्वी के 10% भाग पर, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देखोगे कि अगर हम बात करें अपने देश पूरे वर्ल्ड की, अपनी पृथ्वी की, तो हमारी पृथ्वी पर कितने हैं, हमारे पृथ्वी पर 200 लगभग देश हैं। कितने हैं, लगभग 200 देश हैं। और 200 देशों में जैसे आप देखोगे कि हम ऐसे समझ सकते हैं, मान के चलो कि आपका एक मकान है और उस मकान में 4 कमरे हैं, लेकिन मोस्टली जो लोग रहते हैं, आपके मेंबर रहते हैं घर के, वो ज़्यादा एक ही कमरे में रहते हैं, ठीक है ना। और बाकी हाँ 3 कमरे में बटे हुए हैं कुछ लोग हैं, लेकिन ज़्यादा लोग एक कमरे में रहते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि यार सारे लोग तो कहाँ रहते हैं, एक कमरे में रहते हैं, बाकी पूरे घर में, तो हम एक क्या कहेंगे, क्या कम से कम ना हमारे मकान के अंदर इतने % लोग इस कमरे में रहते हैं, बाकी थोड़े थोड़े रहते हैं अलग अलग कमरों में, ठीक। वैसे दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि पूरे विश्व की जनसंख्या देखी जाए, पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी, लगभग 60% जनसंख्या कहाँ रहती है, बस 10 देशों में निवास करती है। कितने, 200 देश हैं, और जबकि पूरी 60% जनसंख्या ओनली 10 देशों में निवास करती है, और बची 40% करती है 190 देशों में। देख लो कितना बड़ा अंतर है ना इसके अंदर। इसी पहले किसमें, पहला दोस्तों आता है हमारा भारत। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या रहती है ना। सेकंड पे आता है चीन, लेकिन यहाँ थोड़ा आगे पीछे हो गया है, लेकिन आप रखना पहले पे भारत और सेकंड पर चीन को लेके चलना, ठीक है ना। और दोस्तों ये देखो, ये बता रखा है, डायग्राम में यहाँ पर बन रहा है, ये क्या है, ये हमारा एशिया है। भारत हमारा आता है एशिया में। आपको भाई एशिया क्या है, देखो दोस्तों बच्चों, हमारा जो पृथ्वी है वो उसमें 7 महाद्वीप हैं, उसमें से एक महाद्वीप आता है हमारा एशिया, और एशिया में आता है भारत। तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ रहती है, एशिया में निवास करती है। और एशिया में आता है, चीन भी क्या आता है दोस्तों, एशिया में आता है, पाकिस्तान एशिया में आता है, श्रीलंका एशिया में आता है ना। वैसे बहुत सारी कंट्री हैं जो एशिया में आती हैं। कभी आप मैप देखेंगे तब बताएंगे इसके बारे में आपको, ठीक है ना। अभी ये जरूरी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखते हैं भाई, अर्जा ये कैसे आता है भाई, अटक जाता है। चलो भाई देखते हैं। अब आता है जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का घनत्व। देखो भाई, अब घनत्व देखो जनसंख्या का घनत्व, घनत्व क्या होता है, घनत्व माने क्या होता है, घन, कहते नहीं कि घनी आबादी है भाई, घने लोग रहते हैं यहाँ पर, तो है ना, घने माने ज्यादा लोग रहते हैं। तो ये क्या एक प्रतिरूप है, जनसंख्या नापने का एक मेजरमेंट, एक पैमाना है ना, क्या जनसंख्या का अनुमान लगाने का, ठीक है ना। तो कहते नहीं है घनत्व माने क्या हो गया, घनी आबादी रह रही है भाई यहाँ, तो ठीक है ना। तो वही घन वाला, उसमें से घनी आबादी वाला समझ लो इसे आप। तो नापते कैसे हैं, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। देखो यहाँ पर कितने सारे लोग यहाँ पर हैं, देख लो ये सारे लोग यहाँ पर है, बहुत घनी आबादी है, नहीं आबादी है। अगर मैं यहाँ पर देखूं, एक चकोर डब्बा खींच दूं ऐसे करके, ठीक है ना, समझ लो ना। अभी तो मैं फोटो खींच रहा हूँ, अगर रियल में हम देखें तो हम ऐसे मान के चलते हैं कि 1 किलोमीटर का स्क्वायर बना देते हैं, यानी वर्ग, 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे, तो उसे बोलेंगे प्रति इकाई, है ना, या बोलेंगे प्रति वर्ग किलोमीटर में, क्या, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वालों की संख्या को बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। क्या बोलते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले की संख्या को बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। तो अब ये क्वेश्चन आएगा, किसे बोलते हैं जनसंख्या घनत्व, आप लिख देना, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वालों की संख्या को क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है ना। ये कोई आप लिख देना फॉर्मूला इसका, कुल क्षेत्रफल, है ना, और जनसंख्या। कैसे निकलेगा, जनसंख्या लिखना ऊपर, कुल क्षेत्रफल लिखना नीचे। जैसे कि यहाँ लिख देना कुल क्षेत्रफल, देखो जनसंख्या, नीचे कुल क्षेत्रफल लिख देना, बस, है ना, आपका ये रूल भी बन गया। आगे देखते हैं, ये तो भाई 2 बार क्लिक करने में चलता है। आगे देखते हैं भाई, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। आपने देखा होगा कि भाई बहुत सारे लोग गांव से दिल्ली में आते हैं काम करने के लिए, ठीक है ना। दूसरे क्या होते हैं, कुछ पहाड़ों पर रहते हैं भाई, कुछ राजस्थान में रहते हैं, रेगिस्तान देखा राजस्थान में, और कुछ लोग रहते हैं मैदानी इलाकों पर। अब बताओ, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, जनसंख्या वितरण को, मैंने क्या बोला, जनसंख्या क्या है हमारी, बटी हुई है, कहीं ज्यादा तो कहीं कम है, तो कहीं ज्यादा और कहीं कम क्यों है,
तो वो ये पूछ रहा है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। एक होल्ड करना जरा। तो हम देखते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कि भौगोलिक कारक है पहले, जो क्या करते हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं भाई, देखो जल है तो हम हैं, जहां पर जल है वहां जीवन है। तो वो बता रखा है यहाँ पर ताजा पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यही कारण है कि नदियां जो घाटियां होती हैं वहां पर अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि रहने का एक जो मेजरमेंट है, वो जो मेजर चीज है वो दोस्तों हमारे पास क्या है, ताजा पानी। अगर जहाँ ताजा पानी है तो वहां की आबादी काफी घनी है। जहाँ नदियां होती हैं, जहाँ घाटियां होती हैं, वहां पर अधिक आबादी रहती है। तो एक पॉइंट क्या बन गया, वितरण को प्रभावित करने वाला जल, भौगोलिक कारक के अंदर पहला पॉइंट कौन सा है, जल की उपलब्धता। जहाँ जल नहीं है वहां पर लोग कम निवास करेंगे, ठीक है ना। दूसरा आता है भू आकृति। अब जैसी भू आकृति होती है जनसंख्या भी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होती है। जैसे एग्जांपल, अब पहाड़ नुमा हुआ करती है, पहाड़ है, ठीक है ना, तो पहाड़ पर कहाँ ज्यादा लोग रहेंगे, ना वहां पर ट्रेन चल पाएगी, ना वहां पर सड़कें बन पाएंगी। समझ रहे बहुत, देखो काफी ईजी है, पर थोड़ा दिमाग लगाओ, पॉइंट याद कर लो, अपना बन जाएगा, है ना। तो वहां पर क्या बड़ी मुश्किलें होंगी, फसल करने में मुश्किल होंगी, कृषि करने में मुश्किल होंगी, ऊपर जाओ नीचे आओ, भाई साहब बड़ी वो है। तो लेकिन वहां पर जो लोग निवास करते हैं कम आबादी, वहां पे कम आबादी पे निवास करते हैं। वही चलो फोन आ रहा था बार बार। तो क्या करते हैं, कम आबादी वहां पर निवास करती है, क्योंकि क्या है, पहाड़ नुमा करती है। तो दूसरा एक आकृति होती है हमारी प्लेन, समतल, जिसे मैदान बोलते हैं। तो मैदान में ज्यादा लोग निवास करते हैं, तो समतल होती है। तो क्या बोलोगे, भू आकृति। भू आकृति एक बहुत बड़ा क्या होता है, मेजर पॉइंट होता है क्या करने का, जनसंख्या निवास होने का। तो आप बोलोगे कि जहां पर समतल मैदान होते हैं वहां पर पहाड़ के अकॉर्डिंग, जहाँ पहाड़ी होते हैं उनके अकॉर्डिंग मैदान इलाकों पर ज्यादा लोग निवास करते हैं। देखो आप कभी गए होगे ना वैष्णो देवी, यात्रा करी होगी, कितना डिफिकल्ट होता है ना, चढ़ना मुश्किल होता है भाई साहब, और वहां पर लोग कम निवास करते हैं जितना उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं ज्यादा, ठीक है ना। हाँ, आता है जलवायु। यानी जलवायु क्या, जो हमारे मौसम हो गया। अब मान के चलो कि कहीं का मौसम बहुत ज्यादा गर्म है, क्या आप ज्यादा वहां पर निवास करोगे। कहीं का मौसम हो जाता है अत्यधिक ठंडा है, तो वहां पर निवास करोगे क्या, नहीं करोगे। तो हम देखते हैं कि भाई जहाँ पर मौसम थोड़ा सा हो, मतलब गर्म भी हो ठंडा मीडियम हो, बस ज़्यादा गर्म भी ना हो ज़्यादा ठंडा भी ना हो। तो हम देखते हैं अगर मौसम में ऐसी विभिन्नता दिखाई देती है हमें, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर आबादी, जहाँ अत्यधिक गर्म है वहाँ आबादी कम है, जहाँ अत्यधिक ठंडा है वहाँ आबादी कम है। जहाँ पर समतल मतलब नॉर्मल है, अनुकूल है, न ज़्यादा ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म है, तो वहाँ आबादी ज़्यादा निवास करती है। तो अधिक क्या चाहिए ना, तो आप ये लिख सकते हो जलवायु को कारण ये हो गया। दूसरा मृदा। अब भाई देखो हमारे देश में 70% जनसंख्या कहाँ निवास करती है, गाँव में निवास करती है। और गाँव में सबसे बढ़िया चीज़ क्या है जो लोगों को अमीर कर देती है। भले आपका मकान शहर में अच्छा होगा, बहुत बड़ा बना होगा, अगर आप में जमीन, आपकी जमीन नहीं है गाँव में, तो भैया आप क्या हो, गरीब हो गाँव के अंदर, ठीक है ना। तो गाँव में लोग क्या देखते हैं, घर मकान नहीं देखते, जमीन देखते हैं। कौन सी जमीन, उपजाऊ जमीन। तो वही है जहां मृदा उपजाऊ होती है वहां पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो क्या होगा, जहां पर उपजाऊ मृदा होगी वहां पर कृषि अच्छी होगी, और वहीं पर क्या होगी, घनी आबादी होगी, क्योंकि किसानों को मतलब किससे है, किसानों को मतलब है जमीन के उपजाऊपन से, ठीक है ना। तो ये आपके 4 पॉइंटों को लिख सकते हो। क्वेश्चन ये आएगा कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक का वर्णन करो। तो आप बोलोगे भौगोलिक कारक लिख दोगे ऐसे, पहले पॉइंट लिखोगे जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और मृदा, और इनके बारे में एक एक लाइन लिख दोगे, तो क्वेश्चन बन जाएगा आपका 5 नंबर का, है ना। क्या मस्त है। आगे देखते हैं भाई। हाँ भाई, आर्थिक कारक। अब एक पॉइंट और भी आ सकता है कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक का वर्णन करो। तो आप क्या लिखोगे, खनिज। अब खनिज क्या होता है, पढ़ा होगा आपने 11th में। भाई खनिज माने क्या होता है, जहां से हम क्या करते हैं, खनिज हर वो चीज होती है धरती के नीचे से निकलती है। खनिज का हर वो चीज है जो धरती के नीचे से खोद कर निकाली जाती है। खुदाई को बोलते हैं खनन, और जो मिलता है उसके द्वारा उसे बोलते हैं खनिज। यानी ये पेट्रोल हो सकता है, गैस हो सकते हैं, कोयला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जहाँ पर खनिज के भंडार होते हैं, यानी जहाँ पर खनिज होता है वहां पर फैक्ट्रियां लगती हैं आके, और जहाँ फैक्ट्रियां लगती हैं वहां लोग रोजगार करने के लिए आते हैं, यानी काम करने के लिए
आते हैं, रोजगार मिलता है उन्हें, वहीं बस जाती हैं, बस्तियां बस जाती हैं वहाँ पर जनसंख्या बढ़ जाती है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, जहाँ खनिज मिलता है वहाँ लगेंगी फैक्ट्रियाँ, जहाँ फैक्ट्री लगेंगी वहाँ पर लोग काम की तलाश में आएंगे और वहाँ जनसंख्या बस जाएगी। दूसरा होता है नगरीकरण। हम जहाँ पर रहते हैं वो नगर है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली क्या एक नगर है और यहाँ से यहाँ पर पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, भारत के हर हिस्से से लोग आते हैं क्या करने के लिए, अफसर, किसके, रोजगार के। कुछ पढ़ने के लिए आते हैं मुखर्जी नगर में, पता है ना। देखो जो लोग यूपीएससी तैयारी करते हैं, जो लोग एसएससी की तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो उनको अच्छी एजुकेशन कहाँ मिलेगी, शिक्षा कहाँ मिलेगी, और गांव में ना होकर कहाँ होती है, शहरों में होती है। कहाँ होती है, शहरों में होती है। तो लोग क्या करते हैं, लोग शिक्षा के लिए आते हैं शहरों के अंदर, स्वास्थ्य के लिए आते हैं और रोजगार के अवसर ढूंढते ढूंढते शहरों में आते हैं। आपके आस पड़ोस में लोग रहते होंगे ऐसे लोग जो कहीं बिहार से आए हैं, कोई तमिलनाडु से आया है काम करने के लिए, तो इस तरह के लोग यहाँ पर आते हैं। कोई झारखंड से आया है, छत्तीसगढ़ से आया है, ठीक है ना। तो भाई मुझे मत कह देना मैं दिल्ली का ही हूँ, ठीक है ना। हाँ देखो, अब इससे क्या होता है, इससे लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे शहरों में जनसंख्या बढ़ जाती है। क्लियर हो गया। तो ये क्या नगरीकरण का प्रभाव है भाई साहब, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर मिल जाते हैं। दूसरा पॉइंट कौन सा है, औद्योगिकरण। यानी क्या होता है, जहां पर उद्योग लगते हैं वहां मिलता है रोजगार, है ना। और जहाँ उद्योग लगते हैं वहाँ परिवहन अच्छा हो जाता है, सुलभ हो जाता है। और जहाँ उद्योग होते हैं वहाँ बैंक, स्कूल, अस्पताल खुल जाते हैं। तो क्या होता है, वहाँ भी बहुत सारे अवसर पैदा हो जाते हैं और लोग वहाँ पर आते हैं काम की तलाश में, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, एक पॉइंट है किसका, आर्थिक कारक का। यानी यहाँ पर सब जुड़ा हुआ है पैसों से रिलेटेड, ठीक है ना। तो चार कारक हो गए आर्थिक कारक, तीन कारक हो गए आर्थिक कारक। तो इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। आप सिर्फ इतने याद करोगे, जो ब्लैक पॉइंट है बस इन्हें ही याद करोगे, बस समझोगे इन्हें और बाकी सब आप बना के लिख सकते हो, ठीक है ना। ये आपको पूरा क्लियर हो गया। आगे चलते हैं हम। भाई अपना माउस एरा यहाँ क्लिक कर, हमने आप यहाँ पर आ गए। अब आता है थर्ड पॉइंट, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। ये कैसे होते हैं भाई साहब, ये प्रभावित करते हैं भाई जनसंख्या को, कैसे। अब देखो, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, भाई ये क्या है। अब देखो, जिस स्थान पर सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है, तो उस कल्चर को अपनाने वाले, उस संस्कृति को अपनाने वाले लोग वहां पर अधिक निवास करते हैं। तो वहां भी क्या होता है, वो संस्कृति खींचती है, वो स्थान ही ऐसा होता है भाई, है ना। अपना कल्चर वहां पर लोग रखते हैं, रहते हैं और मजे में रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप कर सकते हो, जैसे कि मथुरा हो गया, है ना, वृंदावन हो गया। वाह भाई, गए हो कभी भाई, बड़ा मजा आता है वृंदावन में, ठीक है ना। मथुरा हो गया, है ना, वाराणसी हो गया, है ना। तो ये जगह ऐसी है जहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करती है और उसी कल्चर को अपनाने वाले लोग वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। एक होता है तुम्हारा सामाजिक और राजनीतिक अशांति। अब जिन क्षेत्रों में जहाँ पर भी भाई साहब राजनीतिक अशांति रहती है, दंगे होते रहते हैं, ठीक है ना, सामाजिक मतलब कूड़ा करकट ज्यादा होता है ना, दिक्कत होती है, तो वहां पर लोग क्या करते हैं, इन तत्वों से दूर भागते हैं। जहां पर दंगे हो रहे हैं, महामारियां आ रही हैं, है ना, तो वहां से लोग क्या करेंगे, प्लान कर जाएंगे, यानी वहां से लोग निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो वहां पर जनसंख्या कम हो जाती है और जहां पर शांति रहती है, सामाजिक साफ सुथरा रहता है, तो वहां पर कोई जनसंख्या आकर बसती है। तो ये लिखा है यहाँ पर, तो आप ये लिख सकते हो। तो यानी हमारे ये पॉइंट भी हो गए कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले सामाजिक एवं आर्थिक सांस्कृतिक कारक का महत्व बताओ। तो आप ये तो पॉइंट लिख सकते हो। आर्थिक वाला पीछे हमने पढ़ लिया, तो यह हो गया आपका कंप्लीट। आगे पढ़ते हैं हम। मुझे लगता है कि आप इतने समझ चुके होंगे और दोस्तों क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं, मोटे मोटे चैप्टर से आपके 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको ढंग से नोट डाउन कर लो और आप पॉइंटों में लिखने में आसानी होगी, ठीक है ना। आगे देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि किसे बोलते हो। वृद्धि माने क्या होता है, किसी भी चीज का बढ़ना, है ना भाई। लेकिन यहाँ पर लिखा जनसंख्या, जन का बढ़ना यानी जनसंख्या का बढ़ना। अब बढ़ती कैसे जनसंख्या, भाई देखो, आपके घर में शादी वादी हुई होगी, बर्थडे पार्टी का आपने सेलिब्रेट करी होगी, तो वहां पर क्या होगा, उस बर्थडे पार्टी की डेट और उससे पहले की डेट में अंतर रहा होगा। तो जो डेट में लोग जब जब बर्थडे पार्टी नहीं थी, तो आप घर वाले शामिल थे उसके अंदर। जब बर्थडे पार्टी आ गई एक डेट को, तो उसमें बहुत सारे लोग आपने बुलाए, पार्टी एंजॉय करी, तो उसमें जनसंख्या बढ़ गई। यानी जो जो काम हुआ वो 2
समय के अंतरालों के बीच में हुआ, एक पास्ट वाला एक प्रेजेंट वाला, ठीक है ना। तो ऐसे ठीक यहीं पर है जो ये वृद्धि होती है समय के दो अंतरालों के बीच में होने वाला परिवर्तन। क्या? समय किसी भी स्थान पर समय के दो अंतरालों के बीच में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन कहलाता है जनसंख्या वृद्धि। से लिख लेना, ठीक है ना, डेफिनेशन को। अब देखो, जब जनसंख्या वृद्धि होती है तो दो तरह की होती है, एक होती है धनात्मक, एक होती है ऋणात्मक। यानी वृद्धि धनात्मक प्लस में, ऋणात्मक यानी कमी होना। अच्छा, ये तो हो गया, ये आप लिख लोगे आराम से, पता है ना। कभी जनसंख्या ज्यादा है, कभी कम भी तो होती है वही जनसंख्या। लोग भाई मरते हैं महामारी से, या कोई लोग उस जगह छोड़ के चले जाते हैं कहीं घूमने फिरने के लिए, तब भी जनसंख्या उस क्षेत्र की कम होती है। आगे देखते हैं। अब आता है जनसंख्या वृद्धि दर किसे बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता है आपके 1 नंबर का, तो उसे भी आप इसे याद कर लेना। जनसंख्या वृद्धि दर क्या होता है भाई साहब? ये होती है जब जनसंख्या को हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। जब जनसंख्या के जो आंकड़े होते हैं, डाटा होता है, उसको हम क्या करते हैं, प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। जैसे कि भाई इस जगह की जनसंख्या 1% आगे बढ़ गई, उस जगह वो है ना, उस जगह की विशेष जगह की जनसंख्या 2% वृद्धि हो गई, तो हमने क्या करा, प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं जनसंख्या की वृद्धि दर, ठीक है ना। यानी ग्रोथ रेट कितना हो रहा है भारत में, या आपके घर में, या आपके पड़ोस में, कितना बर्थ रेट मतलब कि ग्रोथ रेट हो रहा है, कितने लोग आ रहे हैं आपके घर में रहने के लिए, किस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसे बोलते हैं? देखो दोस्तों, यहाँ पे करिएगा, प्राकृतिक वृद्धि, जो वृद्धि हो रही है वो कैसे होगी, नेचुरल तरीके से ग्रोथ हो रही है। तो आपको समझ में आ चुका होगा, नेचुरल ग्रोथ, है ना, सही पकड़े आप बच्चों। वही जब लोग किसी विशेष स्थान पर जब लोगों को जन्म दर होती है और क्या होता है, मृत्यु दर में जो अंतर होता है, तो उसे बोलते हैं प्राकृतिक वृद्धि। जैसे कि आपने देखा होगा अस्पताल, कितने शिशु वहां जन्म लेते हैं, है ना, और कितने शिशु किसी न किसी लापरवाही से मारे जाते हैं बेचारे। तो आप देखोगे अस्पताल के अंदर क्या होता है, हर दिन जब बच्चे जन्म लेते हैं तो जनसंख्या बढ़ जाती है, और उसी टाइम कुछ बच्चे क्या होते हैं दोस्तों, बस कुछ भी हो, लेकिन कुछ मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं जन्म लेते ही, तो वहां पर जनसंख्या घट जाती है। तो यही होता है, इसे बोलते हैं प्राकृतिक वृद्धि। यानी हम बोल सकते हैं किसी मतलब की जन्म दर और मृत्यु दर का बीच का अंतर ही कहलाता है दोस्तों प्राकृतिक वृद्धि। आप लिख सकते हो प्राकृतिक वृद्धि में जन्म दर माइनस मृत्यु दर होता है, तो आप ये नोट कर लेना। आता है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि किसे बोलते हैं। अब देखो, ये तो प्राकृतिक है, ठीक है ना, ये क्या प्राकृतिक है, जन्म हुआ, है ना, फिर मरण भी हुआ, ये प्राकृतिक होगी। लेकिन कोई जो जनसंख्या होती है सिर्फ इन्हीं दो से नहीं बढ़ती, कुछ और भी क्या होते हैं, फैक्ट होते हैं। जैसे एग्जांपल, लोग आते भी तो दिल्ली में, देखो ये थोड़ा ना कि लोग जितने जन्म ले रहे हैं उतने लोग मर भी रहे हैं, जितने लोग जन्म ले रहे हैं फिर मर भी रहे हैं, तो उसी से दिल्ली में हो जाती वृद्धि हो रही है, इतनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। नहीं, कुछ लोग काम करने आ भी रहे हैं दिल्ली में, और कुछ काम करके जा भी रहे हैं। तो जो आना जाना लग रहा है, ये भी क्या एक फैक्टरी तो है, ठीक है ना। ये एक तरफ क्या हो रही है, एक तरफ, तो इसे ही बोलेंगे दोस्तों वास्तविक वृद्धि। एक तरफ एक जगह पर मृत्यु और जन्म दर, भाई साहब चैन नहीं है बाइक वालों को, बहुत तेज ले जा रहे हैं भगा के लोग, ऊपर से हॉर्न मार के ले जा रहे हैं तेज तेज की। चलो कोई नहीं। तो ये क्या है, जनसंख्या वास्तविक वृद्धि किसे बोलते हैं, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर तो हो ही रही है, लेकिन लोगों का आना जाना भी लगा हुआ है, तो उससे भी क्या हो रहा है, उस स्थान पर इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है ना। तो उसे बोलेंगे, देखो आप्रवास और उत्प्रवास को भी शामिल किया जाता है। आप्रवास यानी आप्रवास, उत्प्रवास यानी भाई जा यहाँ से, ठीक है ना। तो जो आप्रवास है, जो आ रहे हैं, और कुछ लोग उसी जगह से जा रहे हैं, तो इन सबको मिलाकर बनता है हमारा वास्तविक वृद्धि, ठीक है ना। तो उसका रूल क्या बनेगा, वास्तविक वृद्धि ब्रैकेट में जन्म माइनस मृत्यु दर प्लस में आप्रवास और उत्प्रवास। शायद आपको ये समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन ही से दोस्तों 1 नंबर का आता है, तो आप इसको वहां से लिख लोगे, ठीक है ना। यार इतनी बोरिंग तो नहीं होती, मतलब आर्ट्स अच्छी लग रही है काफी, पढ़ने में मजा तो आ रहा है ना पढ़ने में आपको। तो बस चैप्टर खत्म होने वाला है, जल्दी से ध्यान रखना, है ना। तो आपको क्या करना है, सेम ये चीज उतारनी है, नोट डाउन करनी है, और
हो सके तो कमेंट कर देना, तो मैं आपको एक PDF भी सेंड कर दूंगा एक नंबर पर या टेलीग्राम चैनल पर। अगर जब कमेंट करोगे आप तो मुझे पता लग जाएगी हाँ आपको नीड है इस PDF की, जो आपका काम कर देगी आसान, नंबर लाने में होगा सुलभ आपको, ठीक है ना इससे। अच्छा, जनसंख्या परिवर्तन घटक कौन से हैं कि कैसे जनसंख्या परिवर्तन होती है? तो एक होता है दोस्तों, एक होता है अशोधित जन्म दर। अशोधित जन्म दर कैसे? को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा एक वर्ष में दिए गए जीवित बच्चों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाना। यानी जब एक साल के अंदर, है ना, प्रति 1000 बच्चे जन्म लेते हैं, एक वर्ष में क्या होते हैं, प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा, सॉरी प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा एक वर्ष में दिए गए बच्चों को जन्म, ठीक है ना। तो अब देखो अगर ये व्यक्त करता है, ठीक है ना, इसका मतलब क्रू है ना, क्रूड बर्थ रेट बोलते हैं इसको, CBR। तो ये क्या होता है, एक वर्ष में जन्म दर, क्या कह सकते हैं, एक वर्ष में जन्म दर कितने हुए बच्चों की, ये इसको दिखाता है। आगे देखते हैं मृत्यु दर, ये कौन सा है, ये क्या डेथ रेट हो जाएगा, किसी एक वर्ष के दौरान मृतकों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाना, कि जैसे अब एक वर्ष में इतने बच्चे, छोटे से बच्चे, है ना, मतलब कि मृत्यु को प्यारे हो गए। तो ये हम देखते दोनों को, ठीक है, जन्म दर और मृत्यु दर। उसमें से एक क्वेश्चन ये आता है प्रवास, तो ये तो मुश्किल से आपका आएगा ना, लेकिन ये जरूर आएगा आपका, प्रवास क्या कहते हैं, तो उसको ढंग से समझना एक बार। प्रवास क्या है, यानी माइग्रेशन, यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से यहाँ पर आना, ये कहलाता है माइग्रेशन, ठीक है ना। इसे कुछ रूप होते हैं, जैसे कि देखो पहले समझ लेते हैं, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसते हैं, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसते हैं तो उसे कहते हैं प्रवास। आप सुनोगा प्रवास चिड़िया, प्रवासी चिड़िया, प्रवासी पक्षी। जब ठंड होती है तो पक्षी उड़ के चले जाते हैं जहाँ गर्मी होती है, ठीक है ना, और जहाँ बहुत वहाँ ठंड होने वाली तो पक्षी उड़ के वहाँ चले जाते हैं जहाँ पर गर्मी होती है। तो क्या होता है, ये जो इसको बोलते हैं माइग्रेशन, क्या होते हैं इससे, माइग्रेशन, और इससे जानवर या पक्षी बड़े अच्छे से करते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं प्रवास माने क्या होते हैं। अब देखो यहाँ पर इसके कुछ पॉइंट होते हैं प्रवास के। उद्गम स्थान, गंतव्य स्थान, यानी क्या हो गए, प्लेस है आपके, उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान। अच्छा, उद्गम स्थान क्या है, वह स्थान जहाँ से लोग जाते हैं उसे कहेंगे उद्गम स्थान। यानी आप स्कूल से गए, सॉरी ऐसे कर लेते हैं, आप घर से गए स्कूल, तो आपने क्या छोड़ा, घर छोड़ा, तो वो कहलाएगा आपके लिए उद्गम स्थान। तो उद्गम स्थान दिखाता है, क्या दिखाता है, जनसंख्या कमी को दिखाता है, ठीक है ना, क्योंकि आप वहां से पलायन कर गए हो, आप चले गए स्कूल। अब जहां आप स्कूल गए तो उसको कहेंगे गंतव्य स्थान, वह स्थान जहां लोग आते हैं। तो आप स्कूल गए, स्कूल में जनसंख्या बढ़ जाएगी, ठीक है ना, एक टाइम बाद आप घर पे आओगे, है ना, फिर वो क्या हो जाएगा आपके लिए, उद्गम स्थान हो जाएगा, स्कूल घर हो जाएगा गंतव्य स्थान। कहते नहीं भाई गंतव्य स्थान वही है जहाँ साहिल चलेगा, यानी आपका सक्सेस पॉइंट, है ना। तो आपका होगा गंतव्य स्थान, आपने सोचा हो कुछ मुझे बनना है ना, मुझे SSC क्लियर करनी है, मुझे UPSC क्लियर करनी है, मुझे IAS बनना है, IPS बनना है, तो आपका वो गंतव्य स्थान होगा भाई साहब, वो सपना। तो मैं कहूँगा सपना आप देखते रहिए, है ना, क्योंकि वही आपको जीवित रखता है, ठीक है ना, आप सपना देखते रहिए क्योंकि वही आपको जीवित रखता है। जो सपना नहीं देखता वो मुर्दा ही तो कहलाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना, जो सपना नहीं देखता वही तो मुर्दा कहलाता है, सपना ही हमें जीवित रखता है, ध्यान रखना, क्योंकि उद्देश्य से भरा जीवन ही सच्चा जीवन है। अगर आपके जीवन में उद्देश्य नहीं भरा तो फायदे कैसे जीवन का, ठीक है। तो आपका एक गंतव्य, है ना, स्थान होना चाहिए अपने माइंड के अंदर कि मुझे वहाँ पहुँचना है, एक वही आपकी क्या होती है, फाइनल डेस्टिनेशन आपका वो होता है। तो ये हो गया। अब आते हैं अप्रवास किसे बोलते हैं, जो प्रवासी किसी नए स्थान पर जाता है। आपको प्रवासी है किसी भी, जैसे कि आप कोई गांव से नगर में आ गया तो क्या हो गया, उसे बोलेंगे अप्रवासी। क्या बोलेंगे उसे, अप्रवासी, क्योंकि वो क्या आया है, किसी नए स्थान पर आया है, उसे बोलेंगे अप्रवासी, ठीक है ना, अप्रवास जब प्रवासी किसी नए स्थान पर जाता है। उत्प्रवास जब प्रवासी किसी